अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम डायलॉग 360 में आपके साथ इस वक्त मौजूद हूं। और आप जानते हैं कि डायलॉग 360 में हम उन मेहमानों को मदऊ करते हैं जिन्होंने किसी न किसी शोबे में कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स की हों, कामयाबी हासिल की हों, या जो किसी शोबे में अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखते हों। तो हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने आपके साथ ऐसी ही शख्सियात का इंटरेक्शन कराया है जिन्हें किसी न किसी शोबे में दस्तरस हासिल है, और उनमें बाज़ ऐसी शख्सियात भी आ जाती हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ शोबों में पजीराई भी हासिल होती है और उनकी अपनी एक शख्सियत नुमायाँ भी होती है। ऐसी ही एक शख्सियत आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है जिन्हें शायरी के हवाले से, स्क्रीन प्ले राइटिंग के हवाले से, फिल्म स्टोरी राइटर के हवाले से और फिर लिरिसिस्ट के हवाले से बहुत बड़ी शोहरत हासिल हुई है। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से लेके और पाकिस्तान की इल्मी सतह तक उनकी बड़ी पोजीशन है। तो मैं इतनी जब बातें कर रहा हूं तो आप यकीनन जान गए होंगे कि मेरे स्टूडियो में जो शख्सियत हैं वो यूनुस हमदम साहब हैं। यूनुस हमदम साहब फ़िल्मी नगमा निगार की हैसियत से, शायर की हैसियत से, कमर्शियल प्रोड्यूसर की हैसियत से और फिर अब शायरी के मैदान के हवाले से अपनी एक ऐसी शनाख्त रखते हैं कि दुनिया भर में न सिर्फ इनकी शायरी मकबूल है बल्कि इनके फ़िल्मी नगमे अपनी धूम मचाकर बैठे हुए हैं। और साथ साथ फ़िल्मी दुनिया से मुताल्लिक़ बेशुमार यादें इनके साथ वाबस्ता हैं। तो पहले आपको यूनुस हमदम साहब के पास ले जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्हें नस्र और नज़्म दोनों पर मलका हासिल है। तो यूनुस हमदम साहब हर साल पाकिस्तान आते हैं और हर साल जब पाकिस्तान आते हैं तो अपने साथ एक इल्मी ख़जाना भी लाते हैं और एक फ़िल्मी ख़जाना भी लाते हैं। तो इस साल जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी दो तसानीफ़ फिर मंज़र आम पर आईं। पहले उनकी शायरी की किताब आई आंसू भी इबादत है, और आंसू भी इबादत है के बाद अब उनकी दूसरी किताब जो एक पूरी सीरीज़ है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की और एक पूरी उसमें तारीख़ मौजूद है, नसरी हवालों से एक फ़िल्मी तारीख़ जो ये मुरत्तिब कर रहे हैं, यादें बातें फ़िल्म नगर की। और ये अब इनकी छठी किताब है इस हवाले से, इस सीरीज़ के हवाले से। और इंशाअल्लाह अब अगले साल जब ये आएंगे तो हमें सातवीं जो है वो किस्त भी पढ़ने को मिलेगी। तो इससे आप देख रहे हैं कि फ़िल्म से इनकी वाबस्तगी और फ़िल्मी सनत की एक तारीख़ जिस तरह से ये मुरत्तब कर रहे हैं, इन्हें इस हवाले से भी इंशाअल्लाह तारीख़ में याद रखा जाएगा। आपका तारुफ़ कराता हूँ यूनुस हमदम साहब से और आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यूनुस साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खुशी हुई आपसे मिलकर कि इस वक्त मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और आपसे मसरूफ़ गुफ्तगू हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नाजरीन आपको जो है वो हमेशा देखना चाहते हैं। और आज होम टीवी के नाजरीन के लिए भी ये मौका है। वैसे तो आप मुख्तलिफ़ बड़े नेशनल चैनल्स पर भी और मीडिया के हवाले से भी और सोशल मीडिया के हवाले से भी मंज़र आम पर रहते हैं, लेकिन आज होम टीवी के नाजरीन के लिए तो मैं ये चाहूँगा कि आप ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी के सफ़र की इब्तिदा कहाँ से, कैसे, किस तरह से हुई, वो इख्तिसार से लेके चलें ताकि उसके बाद फिर हम दौरे हाजिर की गुफ्तगू शुरू करें। लाज़मी मैंने आगाज़ तो जब इस्लामिया कॉलेज से बीए किया, और ये मैं बताता चलूँ कि इस कॉलेज में मेरे जो क्लास फेलो थे ये नज़ीर बेग थे इस्लामिया कॉलेज में। बाद में वो अदाकार फिल्म स्टार बनकर यानी फिल्मी दुनिया पर छा गए थे। अच्छा, इसी में एक और मेरे दोस्त थे मेरे साथ ही कॉलेज में, उस्ताद अमीर अहमद ख़ान। बाद में वो गज़ल के और क्लासिकल सिंगर के हिसाब से उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया मौसीक़ी की दुनिया में। वो रेडियो पाकिस्तान के भी डिप्टी कंट्रोलर, बाद में प्रोड्यूसर थे, फिर सीनियर, फिर उसके बाद कंट्रोलर बन के वो रिटायर हुए। जी। और मेरे वो कॉलेज के मतलब दोस्त भी रहे। बहरहाल आगाज़ मैंने कराची की फ़िल्मों से किया और मेरा पहला गाना जो एक कराची की फ़िल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया, ये मेरी खुशकिस्मती कि उसे आवाज़
मेहदी हसन खान साहब की मिली। माशाल्लाह। गीत के बोल थे लेके चली हो मोरा प्यार गोरी, और ये वो पहला गीत था जो रेडियो सिलोन से जब ये नशर हुआ मेरा, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि खान साहब की आवाज़ में मेरे गीत को रेडियो सिलोन ने नशर किया। उसके बाद फिर लाजमी कराची की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो कराची में 2-3 फिल्में लिखने के बाद मैं लाहौर की इंडस्ट्री में चला गया, वहाँ वाबस्ता हुआ। अच्छा, ये भी मेरी हुस्न इत्तेफाक देखी है कि वहाँ जब मैं रंगीला प्रोडक्शन से वाबस्ता हुआ तो उस वक्त उन्होंने 2 फिल्में शुरू की भी थी, एक कुबड़ा आशिक जिसके गाने कतील शिफाई साहब लिख रहे थे माशाल्लाह। हाँ, तो दूसरी फिल्म थी सुबह का तारा, तो रंगीला साहब ने उस फिल्म के लिए मुझसे गाने लिखवाए। तो वहाँ पे भी जो पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ वो मेहदी हसन साहब की आवाज़ मुझे मिली। वेरी गुड। और उसके मौसीकार थे कमाल अहमद, गीत के बोल थे मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। बड़ा हिट हुआ वो जी। अच्छा, उसमें मेहदी हसन की आवाज़ के साथ साथ जो है रंगीला का अपना भी एक वो जज्बातीपन था, क्योंकि वो आम जिंदगी में उन्होंने बहुत जिद्दोजहद और वो फिल्म प्रोड्यूस पोस्टर्स वो लिखते लिखते फिल्म अदाकार बने। तो एक तरफ यानी उनकी जद्दोजहद और उनकी दुख, और दूसरी तरफ फिर जब वो रंगीला बनकर आए तो वो लोगों को हंसाते थे, तो वो आपके बोल उनके दिल को छू गए। तो जब उनकी सिचुएशन उन्होंने मुझे बताई थी, वो भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी कि भाई मैं एक गरीब सा आदमी हूँ और मैं बहुत से ख्वाब देखता हूँ कि यार मेरी किस्मत में भी कोई चनवर की कुड़ी जैसे हो कभी आए, फिर मैं खुद ही को तरदीद करता हूँ, ओए किथे तू किथे चनवर की कुड़ी पागल खानिया, ना सोचा कर। तो ये सोचकर मेरी आंखों में अथरू आ जाते हैं, आंसू। कहने यार ये सिचुएशन है मेरी इस फिल्म की, तो हमदम साहब आप इस पे गाना लिख रहे हैं। तो फिर जब मैंने उनको दूसरे दिन आके ये मुखड़ा सुनाया, मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है, हुई तो मेरी ज़िंदगी। तो बहरहाल बड़ा लाइक किया उन्होंने, और फिर ये मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। अच्छा हमदम साहब, ये तो हमने तो इख्तिसार में चाहा था, लेकिन आप तो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट चले गए। तो अब जब फिल्म इंडस्ट्री में आप चले गए तो सिर्फ यानी रंगीला तक तो आपका सिलसिला नहीं था। आपके जो उसमें कहना चाहिए कि मेहताब रिजवी प्रोडक्शन कह लें आप उसे, या संगीता प्रोडक्शन कह लें उसे, तो वो उसमें भी ब्रेक थ्रू आपका है। क्योंकि रंगीला की इस फिल्म में संगीता हीरोइन थी जी, तो ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ। तो उन दिनों संगीता की फिल्म एंड पर थी तेरे मेरे सपने, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई आप एक गीत रह गया, बाकी सारे गीत तो तस्लीम फाजली ने लिखे हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये गीत आप लिखें इस फिल्म में। मैंने जो ठीक है, फिर 1-2 दिन बाद मैं उनकी प्रोडक्शन में गया, कमाल अहमद मौसीकार थे, वो भी उसके भी थे, रंगीला की फिल्म के भी इनके भी। तो मुझे वहाँ जो सिचुएशन मिली उस पर मैंने जो गीत लिखा, नई आई थी नाहिद अख्तर, तो वो गीत फिर नाहिद अख्तर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। उसके बोल थे मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया। वो गीत इतना हिट हुआ कि नाहिद अख्तर का भी वो इब्तिदाई सुपर हिट गीत था, और नाहिद अख्तर को उससे एक बड़ी उसको शोहरत मिली, नो डाउट। नाज़रीन, सिलसिला जारी है गुफ्तगू का यूनुस हमदम साहब के साथ, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त जो है एक छोटे से ब्रेक का आ गया है। तो ये छोटा सा ब्रेक जो है वो हम लेते हैं और फिर हमदम साहब से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। नाज़रीन, वक्फे से वापस आए हैं और यूनुस हमदम हमारे साथ हैं, और इनके पास एक पूरी तारीख़ है, और वो तारीख़ पाकिस्तान की उस फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ है जो उस वक्त बॉलीवुड का मुकाबला करती थी, और जिसकी फ़िल्मों से बॉलीवुड भी कहानी चुरा लेता था, और साथ साथ बोल नगमे आज भी चुराए जाते हैं वहाँ। लेकिन उस ज़माने में भी वहाँ हमारे यहाँ के जो नगमा निगार और मौसीकार थे, उनके बोल और उनके नगमों से वो थॉट्स लेकर अपनी यानी फ़िल्मी शायरी तख्लीक करते थे। तो यूनुस हमदम साहब के पास फिर वापस चलते हैं।
जी सर, बात ये हो रही थी, तो आपने अभी इब्तिदा में जिक्र किया था कि फिल्म स्टार नदीम जो नज़ीर बेग साहब, वो आपके कॉलेज फेलो थे। जी सही। अच्छा, तो अब आप नगमा निगार हो चुके हैं और नदीम उस वक्त फिल्म स्टार हो चुके हैं, हीरो बन चुके। ठीक है, क्योंकि नदीम भी सही, वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे गुलूकार बनकर, लेकिन ये है कि वो एक यानी सानहा कह लें, हादसा कह लें या खुशगवार हादसा कह लें कि जो सिंगर बनने के लिए गया था, सही। और वो इसलिए सिंगर नहीं बन सका कि उस वक्त हीरो जो था वो उसने उस फिल्म को सही करने से इनकार कर दिया। ये बताया कि स्टार मेकर मैं हूँ, मैं जिसे चाहूँ बना सकता हूँ, तो उन्होंने नज़ीर बेग को नदीम बना दिया। आपका इसमें जो मैं यानी रिलेशनशिप लाना चाहता हूँ वो ये कि अब आप जब फिल्म इंडस्ट्री में दोनों दोस्त क्लास फेलो कॉलेज फेलो मिले, तो वहाँ अब क्या सूरत हाल आप लोगों के दरमियान कैसी महसूस? नहीं, बात ये कि जब वो इस कॉलेज में होते थे तो सिर्फ सिंगर थे, और अक्सर व बेशतर हम लोग सैटरडे को क्लासरूम में हाफ डे होता था, हम बंद करके अमीर अहमद खान साहब भी हमारे क्लास फेलो होते थे, वो उस्ताद उमराव बंदू खान के भांजे भी थे और गज़ल सिंगर भी थे। बिल्कुल, वो अपने घर से हारमोनियम ले आते थे। सही। तो फिर हम क्लास बंद करके मैं, अमीर अहमद खान, नज़ीर बेग और सलीम जाफरी शायर, हाँ जो हैदराबाद के, हाँ, और एक दो दोस्त और आफ्ताब अजीम वगैरह, तो हम लोग जमा हो जाते थे। फिर सलीम जाफरी तो बाद में फिर बाद में बहुत मशहूर शायर पीटीवी के प्रोड्यूसर भी हो गए थे, पीटीवी के प्रोड्यूसर हुए और फिर दुबई के मुशायरों का बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जश्न मनाया उन्होंने वहाँ पर, और वो इत्तेफाक से हैदराबाद के थे। जी हाँ, सही बात है। तो वहाँ पर नदीम साहब गाना गाया करते थे मुकेश के, और हारमोनियम बजाते थे अमीर अहमद खान साहब। तो ये शौक़ उनको था और ये बनना ही चाहते थे सिंगर। लेकिन आप देखिए ये हुस्न इत्तेफाक है और ये इनके यानी इनका नसीब भी है कि जब ये ढाका गए तो इनकी मुलाकात फिरदौसी बेगम से हुई पहली बार। फिरदौसी बेगम ने बहसत गुलकार इनको आगे बढ़ाया, कई मौसीकारों से मिलाया, उनमें मौसीकार करीम शाहबुद्दीन भी थे, तो उन्होंने भी इनको अपनी फिल्मों में गवाया कि 2-3। अच्छा, एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक ये था कि एक बार एक कैप्टन एहतशाम जो नामवर डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तो उनकी बेटी फरजाना की हर साल सालगिरह बड़ी धूम से हुआ करती थी जी, और उसमें सारी ढाका की इंडस्ट्री शरीक होती थी। और जिस साल ये सालगिरह हुई, नदीम आ चुके थे ढाका, तो दोस्तों के कहने पर नदीम भी आ गए, उन्होंने उसमें भी गाना सुनाया, गाने गाए। अच्छा, नौजवान खूबरू थे, उनका लुक अच्छा था, आवाज़ भी अच्छी थी। बहरहाल अब ये देखें, इसे कहते हैं किस्मत। बिल्कुल, कि जब उसमें उन्होंने गाना वाना गाया तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और एहतशाम साहब की जो बेटी थी फरजाना, एक्चुअल वो बहुत उनको अच्छा गाना लगा, और इतना अच्छा लगा कि नदीम जो है वो उनके समझ ले ख्यालों में समा गया। हाँ, और बाद में फिर वो उनके शोहर भी बन गए। फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको एक नसीब देना था कि इतने बड़े डायरेक्टर की बेटी जो थी वो उनकी बीवी बनी। और उसके बाद एहतशाम साहब को जब हीरो की ज़रूरत थी, तो एक फ़िल्म जब वो बना रहे थे चकोरी, तो उसमें अजीम था पहले तो सर, तो अजीम को उन्होंने कट करके नदीम को लिया, इसका नाम नज़ीर बेग था, नदीम भी एहतशाम साहब ने नाम रखा। और चकोरी में नई लड़की शबाना लेके जो फिल्म बनाई, इसे अब ये मुकद्दर भी कहते हैं कि वो फिल्म सुपर हिट फिल्म साबित हुई, न सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान में बल्कि मगरबी पाकिस्तान में। और उस फिल्म की शोहरत से इतने मुतासिर हुए लाहौर के लोग कि हर आदमी चाहता था कि नदीम को लाहौर बुलाया जाए। तो नदीम को सबसे पहले शबाब किरानवी साहब ने बाकायदा इसकी मुँह मांगी कीमत देकर एक फ़िल्म की बुलाया, और संग दिल में उसको दीवा के साथ हीरो। सही। तो अच्छा, ये जो आपने अभी लॉन्च यानी एहतशाम साहब ने नदीम को एज ए लॉन्च, तो गुलाम मेहिउद्दीन साहब के हवाले से भी कोई बात आपके इल्म में है कि उसमें आपका कोई साइलेंट रोल है? एक बात मैं और बताऊं कि जब इन्होंने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत जब बनाने की मेरा आगाज़ किया शबाब साहब ने, तो इसमें पहली बार हीरोइन के तौर पर उन्होंने बात की थी अफशां से। अच्छा, फैसल कुरैशी की जो अब वालदा है, हाँ मतलब वालदा है, तो फैसल कुरैशी, अच्छा ये उसके वालिद जो थे, ये उनका और फैसल कुरैशी के वालिद थे, इस वक्त नाम रफत कुरैशी शायद नहीं रफत कुरैशी के भाई थे। अच्छा, इस वक्त जहन में नाम नहीं आ रहा मेरे। वो भी इंडस्ट्री के ही आदमी थे, वो इंडस्ट्री में थे, लेकिन वो 1-2 ही फिल्मों में काम किया था उन्होंने। तो
अफशा का और उनका अफेयर चल गया। तो इसके बाद उन्होंने शादी की और फिर बहरहाल वो फैसल कुरैशी, अब उनके मुकद्दर देखें वो ऐसे हिट हुए कि उन्होंने बड़े बड़े हीरोज़ को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ। तो ये अफशा का कैरेक्टर इस तरह था कि जब उनको शबाब साहब ने किया तो इनका रोमांस चल रहा था, तो ये कराची चली गई। सही। तो वो अपने कराची में रोमांस की वजह से वापस लाहौर ही नहीं आ सकी। तो शबाब साहब को बड़ा गुस्सा है, देखो यार हमसे बात हुई और वो आ ही नहीं रही है, उन्होंने कट। अच्छा। उन्होंने फिर इसको लिया बाबरा शरीफ को। सही। तो कट करके बाबरा शरीफ आई थी, अच्छा। क्योंकि ये इसके नसीब में फिल्म लिखी थी। और बाबरा और फिर गुलाम मुहिद्दीन को उन्होंने एक ड्रामा देखा था टीवी का, वो बड़ा अच्छा लगा उनको। PTV तो इन्होंने उन्होंने फिर इसको लाहौर बुलाया और इस शबाब स्टूडियो में इनका जो नीचे ऑफिस था, उस ऑफिस के ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिसमें शबाब साहब दोपहर का खाना वाना खाने के बाद या ना वो कैलूला करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के ऊपर चले जाया करते थे। तो गुलाम मुहिद्दीन को बुलाया और वो कमरा उसको दिया, फिर वहाँ उसे रखा और फिर मेरा नाम है मोहब्बत में बाबरा शरीफ के साथ इसको हीरो लिया। और जब वो फिल्म लगी तो सुपर हिट हुई, दोनों के मुकद्दर जाग गए। नहीं, वो जो सोसाइटी गर्ल के हवाले से जो आपका अच्छा, फिर उस दौरान में ये हुआ कि चूँकि अच्छी हाइट वाइट थी, अच्छी बोलता था, अच्छा था। हाँ। अच्छा, इस दौरान में संगीता बेगम एक फ़िल्म बनाना चाहती थी सोसाइटी गर्ल के नाम से। तो उन्होंने कहानी वानी सुनवाई अली साहब को, कहानी मोहम्मद अली साहब को बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं काम कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद पता ही चला कि इस फिल्म को डायरेक्शन जो देंगी वो संगीता बेगम देंगी। अच्छा। उस वक्त तक ये बात मेंशन नहीं हुई नहीं थी, लेकिन संगीता ने ये तय कर लिया था कि जब ये मैं फिल्म शुरूंगी तो मैं डायरेक्शन में खुद दूंगी। ठीक है। जब ये बात मोहम्मद अली साहब तक चली। अच्छा, ये अब यहाँ ज़रा सा एक वो करते हैं कि ये इसका जो वो था फिल्म स्टोरी राइटर कौन था? सैयद नूर था। सैयद नूर उनकी प्रोडक्शन हाउस का एक नहीं, ये इसका पहला सब्जेक्ट था और ये मुझे खुद संगीता बेगम ने बताया कि ये कहानी जो थी 1 साल तक इस बात पड़ी रही। ठीक है। फिर 1 साल के बाद वो बार बार पूछता था भाई मेरी कहानी का क्या किया, मेरी कहानी का क्या। अब लाजमी सैयद नूर को लाने वाली जो है ना संगीता है इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रिप्ट वरना ये इससे पहले वो सहाफत करते थे। नहीं, आगा हसन इम्तिसाल के ये असिस्टेंट थे, मोहम्मद थे। और सहाफत भी इन्होंने की है, सहाफत से भी ताल्लुक रहा हुआ थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद जब ये फिल्म के बाद शुरू हुई तो इनमें संगीता ने कहा कि मैं मोहम्मद अली को हीरो लेना चाहती हूँ, लेकिन मोहम्मद अली साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, साइनिंग अमाउंट ले ली। जब पता चला कि डायरेक्शन भी संगीता दी, कहना नहीं भाई कल की लड़की उस डायरेक्शन देगी, अब नहीं मैं नहीं करता। अच्छा। इनकार कर दिया, उन्होंने अपना साइन अमाउंट भी वापस भिजा दिया। सही। अब ये बड़ी परेशान भी हुई। तो इन दिनों ये मेरा नाम है मोहब्बत के लिए आए हुए थे गुलाम मुहिद्दीन शबाब साहब की। अच्छा, मेरी टीवी के हिसाब से हवाले से थोड़ी दोस्ती थी, कराची का ताल्लुक भी था। हाँ, तो मैंने इनसे कहा यार बात सुनो, ये मोहम्मद अली साहब ने तो इनकार कर दिया है और फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो गुल्लू तुम ऐसा करो यार, संगीता प्रोडक्शन जाओ। मतलब ये मैंने तुम्हें मशवरा तो यहाँ दे दिया, लेकिन पहले मैं उनको आज मैं भी तुम्हारा तस्करा करूँगा। इसका मतलब ये कि तुम्हारा तस्करा तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा संगीता बेगम के पास, तुम बेफिक्र हो, एक बड़े एजाज़ से तुम जाओगे। तो फिर मैंने संगीता बेगम का देखें, मोहम्मद अली साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन आपके साथ चूँकि आपकी हाइट के हिसाब से मैच अगर कोई करता है तो ये नया हीरो लड़का है। हाँ, जो गुलाम मुहिद्दीन है। कहना ये तो आपने बहुत सही कहा। हाँ। फिर मैंने कहा मैं उनसे कहने आप बात करो, मैं भिजाऊँ ना हमारी तरफ। फिर मैंने गुलाम मुहिद्दीन से तस्करा किया, गुलाम मुहिद्दीन प्रोडक्शन में आए, संगीत से डिस्कस हुआ, आपस में तय हुआ, कहानी वानी सुनी, डिसाइड हो गया, और फिर वो उसको हीरो ले लिया गया। और वो फिल्म भी हिट हुई, सुपर हिट फिल्म, वो फिल्म भी हिट हुई। तो बाहर और उसमें आपका भी गाने थे? नहीं, उसमें गाने मेरे नहीं थे। मैं उन दिनों साफत में था, बाद में मैं ऐसे नगमा निगार आया हूँ, तो फिर संगीता प्रोडक्शन की सारी फिल्मों में मैं और तस्लीम फाजली गाने लिखते रहे। ठीक है। नाजरीन, यूनुस हमदम हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसा लामतनाही सिलसिला है गुफ्तगू का कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ इस तरह से कंपोज करूं अपने आप को, इनसे ज़्यादा गुफ्तगू हो सके और बहुत से सवालात कर सकूं, लेकिन एक ही सवाल इतना तवील जवाब में तब्दील हो जाता है कि आगे मामलात जो हैं वो समेटने मुश्किल हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और जब छोटे ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इनसे अब फिल्म इंडस्ट्री से बाहर की दुनिया पर गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम
डायलॉग 360 में इस वक्त मेरे मेहमान हैं नगमा निगार यूनुस हमदम, और हमदम साहब से बातचीत हो रही थी, तो आइए दोबारा हमदम साहब की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो हमदम साहब, ये जो आपका तो माशाल्लाह से इतना तवील तजर्बा है कि इस पर कई प्रोग्राम बन सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी होती है प्रोग्राम में कि इसको लाना पड़ता है क्लोज़अप की तरफ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंडस्ट्री से आपकी तो बहुत यादें हैं, लेकिन इंडस्ट्री से फिर ये वापसी एकदम से आपकी जो हुई, वो उसका पस मंज़र कुछ बताएंगे आप? अब जब मैं संगीता प्रोडक्शन में आया, उसके बाद इनकी फ़िल्मों के लिए मैंने नग़मात भी लिखे, इनकी फ़िल्मों के लिए मुकालमे भी लिखे, एक दो फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी। तो इस दौरान में बाहर की और फिल्में भी लिखी, ऐसे बुखारी की फ़िल्म के लिए गाने लिखे, और डिसेंट और बहुत से डायरेक्टर थे। बहरहाल एक अच्छा वक्त गुजारा और 25-30 फिल्मों में रही, मैंने लिखी भी। एक एजाज़ मुझे ये भी जाता है कि एक फ़िल्म बनी थी लाल आंधी, जिसके प्रोड्यूसर थे सरवर सुखेरा, उसकी डायरेक्टर थी संगीता। उसका पस मंज़र ये था कि उसकी कहानी में कुछ कहानी शहरी थी और कुछ कहानी देहात की थी। तो वो एक राजस्थानी पस मंज़र था, उसमें 2 डाकू की कहानी थी, और उसमें मैंने मुकालमे भी लिखे राजस्थानी के। आसिफ खान एक डाकू थे और एक थे जंगजू सुल्तान राय, और अच्छा मुस्तफ़ा कुरैशी। तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब उसमें बड़ा नुमाया उनका काम था, बहुत जानदार किरदार किया था उन्होंने। तो उसके मतलब ये मेरे मुकालमे राजस्थानी ज़ुबान में भी थे, वो फिल्म अच्छी चली। बहरहाल उस दौरान में काफ़ी फिल्में लिखी। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी फ़िल्मों का दौर आ गया, तो उर्दू फिल्मों को थोड़ा थोड़ा ज़वाल आने लगा। तो जिस वक्त मैं मतलब पीक पर था, उसी दौरान में मतलब ये मेरे वालिद का मुझे पता लगा वो अलील हैं, तो मैं उनकी बीमारी की वजह से एक पीक पीरियड को छोड़कर वापस मैं कराची आया। फिर कराची आने के बाद वालिद साहब ने कहा कि भाई अब तुम लाहौर नहीं जाओगे, यहीं कोई काम करो। तो मैंने वालिद की रज़ा और खुशी के लिए फिर मैं दोबारा लाहौर नहीं गया। ठीक है। वहीं से मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। कराची में फिर मैंने एज ए कमर्शियल प्रोड्यूसर प्रोग्राम किए, और बहुत कमर्शियल फिल्में मैंने बनाई। मेरे बड़े बड़े हिट जिंगल भी मैंने दिए, जैसे आज के दौर में 2 बच्चे पल जाएँ तो अच्छे बच्चे 2 ही अच्छे, डंडोनी का बोल वाला, जितनी बिजली बचाई जाएगी आप ही के लिए काम आएगी, बेशुमार फिल्में लिखी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये कमर्शियल प्रोड्यूसर के हिसाब से मैंने अपना जो कुछ मैं कर सकता मैंने किया। मेरा अमेरिका वीज़ा आ गया फैमिली का। अच्छा। उसके बाद मैं पूरी फैमिली के साथ अमेरिका चला गया। अब मैं 22 साल से न्यू जर्सी के अंदर अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। वहाँ पे भी मेरा लिखना जारी रहता है। टीवी चैनल है न्यूयॉर्क का सबरंग, उसके लिए, और एक टोरंटो कनाडा से सबरिंग ई आवाज़ टीवी चैनल, मैं उनके लिए प्रोग्राम करता हूँ। भूली बिसरी यादें, उसके डायरेक्टर लियाकत मलिक हैं, मैं को होस्ट हूँ उसका। अच्छा। तो मेरी मसरूफियात वही चल रही हैं, टीवी चैनल पर भी और लिखने लिखाने की भी। और मैं कालम भी लिखता हूँ, उर्दू पोस्ट में भी कालम लिखता हूँ कनाडा के, और एक्सप्रेस कराची में भी कालम लिखता हूँ। अच्छा, ये एक्टिविटी मेरी जारी। अच्छा, ये मुझे एक बात बड़े यानी आपके लिए एक एजाज़ के तौर पर मैं मेंशन कर रहा हूँ अपने नाजरीन को, और आपसे इसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि आपका हमने जितना भी सफ़र देखा और सुना और पढ़ा, तो आप वाहिद आदमी हैं जिनका ज़रिया माश सारी ज़िंदगी से जो है वो सिर्फ़ कलम ही रहा है। सिर्फ कलम रहा। तो मैंने ज़िंदगी में कभी कोई मुलाजमत नहीं की, और कलम से ही लिखा। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म, और अल्लाह ने इसी में मुझे इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, और मैंने कमाया। अच्छा, वैसे भी एक बात तो हम फिल्म से निकल चुके हैं, लेकिन ये कि क्रेडिट के जब बात कर रहे हैं तो हमें ये क्रेडिट के तौर पर ये बात करनी पड़ेगी कि आपने जिस तरह से संगीता को के तेरे मेरे सपने में नाहिद अख्तर को एक फेम मिला जिस गाने से, इसी तरह से ए नैयर का लॉन्च भी आप ही के खाते में आता है कि ए नैयर उस वक्त लाहौर का सिंगर था, लेकिन उसको किसी भी मौसीकार ने कोई सोलो गीत नहीं गवाया था। अच्छा, जब तक किसी को सोलो गीत ना मिले ना, उस सिंगर को शोहरत नहीं मिलती। ठीक है। एक डुएट इसने गाया था। तो मौसीकार करीम शाहबुद्दीन ने मेरी मुलाकात पहली बार कराई ए नैयर से, कहना यार बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन इसको कोई मौसीकार सोलो गीत ही अभी तक नहीं दिए। तो उन दिनों में हिदायतकार इकबाल अख्तर की फिल्म के साथ फिल्म लिख रहा था शर्मीली, जिसमें नदीम हीरो थे और मुमताज़ हीरोइन थी। तो उस में मैंने कहा यार करीम भाई, मौसीकार करीम शाहबुद्दीन थे, जी, यार इसको लिए मैं कमाल के मौसीकार।
वो करीम शाहबुद्दीन ढाका का कमाल। बड़ी फिल्में उन्होंने दी। नहीं, यहाँ तो- पीटीवी कराची के लिए हाँ, उन्होंने बहुत मुझसे कंपोजिशंस की हैं। हाँ बहुत। तो फिर मैंने एक सिचुएशन सेट के लिखी, उसमें गीता जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। वाह। तो फिर ये गाना तो करीम इससे शाहबुद्दीन नैयर ने को- ए नैयर को गवाया, और ये गाना उसकी ज़िंदगी का ऐसा गाना बना कि इस गाने के बाद ए नैयर ने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। हालांकि वो दौर मसूद राना का भी था, अहमद रुश्दी का भी था और मेहदी हसन साहब का भी था, चूँकि तो मखसूस गज़लों का अंदाज़ था। जी जी। लेकिन फिर जो ए नैयर को शोहरत मिली है, लेकिन पहला गाना उसने यही मेरा गाया था जिससे उसको सोलो, जिससे उसको शोहरत मिली, और मेरे लिए भी एजाज़ की बात हाँ। है। अच्छा, अब ये हम बिल्कुल उस पर आ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। तो अब ये बताइए कि अमेरिका में जो आपकी मसरूफियात हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह आप जी जी। आते रहते हैं, और आपने आपके क्रेडिट पर जो है बेंजामिन सिस्टर्स का एक कौमी नगमा भी है, उसका जिक्र भी करें, और उसमें हमारे एक दोस्त आफ्ताब आलम जैदी साहब की आवाज़ भी शामिल है, उनका सही जिक्र भी बात है। करें। हाँ, तो एक चूँकि अक्सर मौक़ों पर मैं कौमी नगमे वगैरह लिखा करता था, तो इस कौमी नगमे के बोल थे, वतन हमारे लिए ज़िंदगी से प्यारा है, वतन की राह में मरना हमें गवारा है। तो ये एक मैंने कौमी नगमा लिखा था, इसकी कंपोजिशन की थी निसार बज़मी साहब ने, और इसको उस दौर की नामवर गुलकाराएँ जो 3 सिस्टर्स मशहूर थी, बेंजामिन सिस्टर्स, उन्होंने ये गाया था। तो इसके साथ आफ्ताब जैदी भी शामिल थे, मेल वाहिद आफ्ताब जैदी थे, और फीमेल में ये तीनों बहनें थीं। तो ये गाना बड़ा हिट हुआ अपने दौर का, बहुत खूबसूरत गाना था ये भी, बज़मी साहब की कंपोजिशन में, और भी बहुत गीत लिखे। बहरहाल ये भी एक क्रेडिट में जाता है मेरा गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत वक्त दिया। मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा तंग हो गया वक्त, तो अब नहीं, गुफ्तगू जारी मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये वक्त कब गुजरा। नहीं, वो असल में एक परिंदे की तरह उड़ता हुआ चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है कि यार अभी तो बातें शुरू हुई थी और अभी ख़त्म भी हो गई। अब ये आपकी मोहब्बत भी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया के लिए मैं आपसे रूबरू बातें कर रहा हूँ। बस हमारा आपका वैसे तो एक ताल्लुक था, लेकिन ये मतलब ये मेरी तरफ से आप उनको मुबारकबाद दीजिएगा कि यार वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन, यूनुस हमदम साहब आज हमारे मेहमान थे प्रोग्राम डायलॉग 360 में, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अगरचे ये एक बहुत ही नामुकम्मल सा प्रोग्राम है, लेकिन अब चूँकि इनकी वापसी बहुत जल्द जो है अमेरिका के लिए होने वाली है, तो हमने इन भागते लम्हों को कैद करने की कोशिश की और चाहा कि यूनुस हमदम साहब होम टीवी के स्टूडियोज़ में आएँ और अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें, और हमारे सवालात का जवाब देकर हमारे नाजरीन के लिए कुछ दिलचस्प बातें और यादें हमारे साथ शेयर हों। तो आपने प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, और देखते रहिए होम टीवी।